एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। पिछली वीडियो में हमने टैक्स को पूरा ख़त्म कर दिया था, ठीक है। आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं और वो टॉपिक है हमारा व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन। आज हम दोनों चीज़ों को क्लियर करते हैं, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन क्या होता है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं नंबर 1, व्यापार संतुलन। जिसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT। तो क्या होता है व्यापार संतुलन? व्यापार संतुलन क्या होता है? किसी देश का शेष अन्य देशों के साथ निर्यात और आयात का संतुलन। ध्यान देंगे, निर्यात और आयात, है ना। कि एक देश है, उस देश का जब हम दूसरे देश से व्यापार करते हैं, विदेशी व्यापार की हम बात करते हैं, जब विदेशी व्यापार हमारा चलता है तो हम दूसरे देश से माल खरीदते भी हैं। माल खरीदना मतलब आयात करना, दूसरे देशों से माल आयात करते हैं और साथ ही साथ हम दूसरे देशों को माल बेचते भी हैं। बेचते हैं मतलब निर्यात करते हैं, ठीक है। निर्यात यानी एक्सपोर्ट करते हैं और आयात मतलब इंपोर्ट करते हैं। जब आयात और निर्यात करते हैं, अगर ये दोनों बराबर है ना, हमारा निर्यात बराबर है अगर आयात के, यही चीज़ आपका व्यापार संतुलन कहलाता है, ठीक है। किसी देश का शेष अन्य देशों के साथ निर्यात और आयात का संतुलन, यानी ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। या तो निर्यात ज़्यादा होगा या आयात ज़्यादा होगा। वैसे हर देश से कोशिश करता है कि हमारा निर्यात ज़्यादा होना चाहिए, है ना, और आयात कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, ये चीज़ आपका धनात्मक होगा। अगर धनात्मक है तो ये फेवरेबल होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे फेवर में माना जाएगा, फेवरेबल होता है। किसी देश का अगर व्यापार संतुलन धनात्मक है तो फेवरेबल होता है, अच्छा माना जाता है, अच्छा हो गई, है ना। अगर हम किसी देश अपनी निर्यात ज़्यादा करें तो उसकी करेंसी हमारे पास आ रही है, और जब आयात करें तो हमारी करेंसी दूसरे देश में जाएगी, ठीक है। और अगर ये इसके उल्टा हुई, अगर ये ऋणात्मक है तो ये हमारे रिवर्स जाएगा, अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। हमारे अगेंस्ट होता है तो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, इनके बुरा माना जाता है, बुरा हो गई अगर ये ऋणात्मक है। तो संतुलन में कब होगा? जब दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखो उदाहरण लेते हैं चाइना का, है ना। चीन के साथ भी हमारा व्यापार है ना, निर्यात भी होता है और आयात भी होता है। लेकिन आप जानते होंगे कि जो निर्यात होता है वो लगभग 18 अरब डॉलर का होता है। और ये बात कर रहे हैं हम एक वर्ष की, है ना, एक वित्तीय वर्ष के लिए लिया जाता है। जो लेखा होता है रोजाना देखा, हम एक साल में देखते हैं कि कितना आयात हुआ है, कितना निर्यात हुआ है, ठीक है जी। तो चीन के साथ हम बात करें, चाइना के साथ 18 अरब डॉलर का जो है निर्यात करते हैं वहाँ, लेकिन उससे ज़्यादा हम आयात कर लेते हैं वहाँ से चीज़ें। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे यहाँ चाइनीज़ हैं, कितना कर लेते हैं? लगभग 72 अरब डॉलर, 72 अरब डॉलर का आयात हो जाता है। देखिए आप घटाइए इसमें से, निर्यात में से अगर आयात घटाते हैं तो घटा के ये माइनस में आएगा 54 अरब डॉलर, जो कि हमारे फेवर में नहीं है, हमारे अगेंस्ट जाता है चाइना के साथ में।
हालांकि अब किसी और देश के साथ करें, पाकिस्तान के साथ बात करें तो वहाँ फेवर में होगा, बांग्लादेश के साथ बात करते हैं वहाँ फेवर में होगा, कुछ देशों के साथ हमारे यहाँ फेवरेबल भी है, धनात्मक भी है। हम आयात कम करते हैं, निर्यात ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन हम जैसे चाइना कंट्रीज की बात करें तो हमारे यहाँ ऋणात्मक जाता है। ठीक है, तो आप समझे कि व्यापार संतुलन क्या है। व्यापार संतुलन किसी एक देश का सिर्फ अन्य देशों के साथ एक वर्ष का, है ना, जो संतुलन है आयात निर्यात में अगर संतुलन है, उस चीज़ को हम व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT बोलते हैं। निर्यात आयात के बराबर होना चाहिए, निर्यात में से आयात घटाते हैं, अगर घटाने के बाद ये 0 है तो बिल्कुल ये बैलेंस माना जाएगा, और यदि ऋणात्मक है ना, अगर 0 है, एक चीज़ बढ़ा सकते हैं, अगर ये 0 है तो ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, और अगर धनात्मक है तो हमारे फेवर में है, और ऋणात्मक है तो हमारे अगेंस्ट होता है। ठीक है, आप समझे व्यापार संतुलन, आप समझ गए। अब अगला टॉपिक इसमें लेते हैं हम, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि BOP बोलते हैं शॉर्ट। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके लिए क्या परिभाषा आप नोट कर सकते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। प्रोफेसर वाल्टर क्रासे, प्रोफेसर वाल्टर क्रासे जी की एक परिभाषा है, उन्होंने क्या कहा है, परिभाषा से आप समझ जाएगा, एक्सप्लेन करते हैं फिर परिभाषा को भी। तो इन्होंने कहा है कि किसी देश का भुगतान संतुलन, किसी देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों और निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों, शेष विश्व के निवासियों के बीच एक दी हुई अवधि, एक दी हुई अवधि, अवधि आप जानते हैं 1 वर्ष में पूर्ण किए गए समस्त आर्थिक लेन देनों का व्यवस्थित विवरण अथवा लेखा है। ठीक है, आप इस परिभाषा से आप देख सकते हैं कि जो वाल्टर क्रासे, नाम याद रख सकते हैं, वाल्टर क्रासे जी की परिभाषा है, प्रोफेसर वाल्टर हुए हैं, किसी देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के निवासियों का शेष विश्व, हम पूरे देश और शेष विश्व के साथ बात कर सकते हैं, चाइना के साथ बात कर सकते हैं, अमेरिका के, पाकिस्तान किसी के साथ भी हम देखते हैं, शेष विश्व के निवासियों के बीच दी हुई अवधि, यानी 1 वर्ष में किए गए समस्त आर्थिक लेन देन, है ना। जो हमारा व्यापार संतुलन था वो तो सिर्फ आयात निर्यात का था, यहाँ समस्त आर्थिक लेन देन आएंगे, अंडरलाइन करो, समस्त आर्थिक लेन देनों का, है ना। इसमें ऐसे कह सकते हैं समस्त देनदारी और लेनदारी, समस्त देनदारी और लेनदारी और लेनदारी, समस्त देनदारी और लेनदारी का। ठीक है, व्यवस्थित विवरण ही हमारा जो है भुगतान संतुलन है। ठीक है,
व्यापार संतुलन में क्या है, किसी देश के साथ जो है व्यापार का संतुलन, व्यापार का मतलब उसमें आयात और निर्यात का, सिर्फ आयात और निर्यात, लेकिन मैं समस्त चीज़ आया है, खाली आयात निर्यात नहीं, सब टोटल A to Z जितनी चीज़ है सब आर्थिक लेन देनों का व्यवस्थित विवरण, ये इसका पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन कहलाता है। इसमें समझ देनदार लेनदारी आएगी और केवल निर्यात और आयात आए, निर्यात और आयात आए केवल, तो ये होता है आपका व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन। और समस्त लेनदारी आ जाए तो भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन। ठीक है जी, आपको ये समझ में आया। अब देखो व्यापार संतुलन आपने समझा था, व्यापार जो संतुलन देखा था तो देखा था आपने, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है जी, जरूर ये बैलेंस हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा जो भुगतान संतुलन है ये बैलेंस होता है हमेशा, ये हमेशा बैलेंस्ड ही होगा, इनके बराबर होगा, है ना। इसमें इसके लिए लेखा के लिए दोहरा लेखा प्रणाली लागू होती है, इसका लेखा करने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली लागू होता है, जिसमें एक साइड प्रणाली, इस अकाउंट में आप देखिए आपने, एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है। क्रेडिट जमा पक्ष की होगी, जो भी हमें भुगतान प्राप्त होता है वो जमा पक्ष में, और जो भी हमें देना होता है किसी को यानी पेमेंट करना होगा वो नाम पक्ष में। ठीक है, दो लेखा प्रणाली, और दोनों का ये दोनों चीज़ डेबिट क्रेडिट के बराबर होता है ना, बिल्कुल ये बराबर होना चाहिए। ये वहाँ तो ऋणात्मक तो कैसे आ सकते हैं, यहाँ बराबर आता है। कैसे देखिए एक चीज़ को समझिए, अगर बराबर नहीं है होता कहीं तो उसे बराबर किया जाता है। ये आप समझे, इसे मिटा दूँ, बराबर कैसे किया जाता है। सपोज करिए कोई एक व्यक्ति है राम, व्यक्ति को मानते हैं हम देश में के लिए होता है वैसे तो ये, ठीक है, ये हम व्यक्ति से एक उदाहरण समझते हैं। जो राम है, राम को कि है ना, पता चला कि कोई इसे 20 लाख इससे कहीं से आने थे इसके पास, है ना, किसी ने से देने का वादा किया था कि 20 लाख वहाँ से आएंगे, 10 लाख इसके एक जगह से आने थे, हाँ, 60 लाख इसके एक जगह से आने थे, 30 लाख एक जगह से आने थे, टोटल 60 और 20 80 और 10 90 और 30 120 लाख रुपए इसके पास आने थे। ठीक है, अब इसके पास आने थे, इसने फिर किसी कृष्ण से, एक अन्य व्यक्ति कृष्ण है ना, इससे वादा किया हुआ है कि मैं आपको 100 लाख रुपए दूंगा। जैसा पता है कि 120 लाख रुपए आ जाएंगे मेरे इस अवधि में, तो 100 लाख इसने उससे वादा किया हुआ है। अब कृष्ण ने किसी हनुमान से वादा किया होगा, ठीक है, मैं 90 लाख रुपए आपको दे दूंगा। ठीक है, हनुमान ने किसी और से वादा कर रखा होगा, सुग्रीव से वादा कर रखा होगा, तो ऐसे मान के चले कि मैं आपको 80 दे दूंगा। एक चैन ऐसे चलती रहती है। ठीक है, पैसा आप जानते कहीं एक हाथ में तो रुकता नहीं, एक पाया इससे दूसरे पे ट्रांसफ़र होगा, दूसरे से तीसरे पे ट्रांसफ़र होगा, ये सर्कुलेशन इकोनॉमी में चलता रहता है। लेकिन सपोज करो कि इसके पास ये एक 60 लाख वाला किसी वजह से ना दे पाए, है ना, इसका एक्सीडेंट हो जाए, कोई इसकी व्यवस्था बिगड़ जाए, ये नहीं दे पा रहा है ना, तो अभी इसमें 60 कम हो जाएंगे, आप 60 लाख ही बचेंगे एक 20 में से। अब इसे चाहिए 100 लाख, ये 100 लाख इसे कैसे देगा, है नहीं दे पाने का, ऐसे कंडीशन में पेमेंट फंस गया। लेकिन क्योंकि अब बराबर तो करना है हिसाब, अब नहीं दे पाएगा तो क्या करना है, तो इसकी ऐसी कंडीशन में काम आता IMF। ठीक है, नाम आपने सुना होगा IMF, इंटरनेशनल याद रख सकते हैं फुल फॉर्म इसकी, मॉनिटरी फंड, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो कि लोन देता है ना इस तरह की कंडीशन में। दीर्घकालीन लोन नहीं देगा, कोई स्थायी लोन नहीं देगा, लोन उस कंडीशंस में देगा जब इस तरह कोई पेमेंट फंस रहा है ना। अब इसे कितने 60 लाख की ज़रूरत है, तो 60 लाख IMF इसे पेमेंट दे देगा, कुछ ब्याज लेगा, और उसके बाद जब ये 60 लाख इससे मिलेंगे, ये IMF को लोन वापस कर देगा, है ना, तब तक ये चैन चलती रहेगी। तो ऐसे उधार ले लिया जाएगा और हमारा पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपकी चीज़ समझ में आई है। आप देखते हैं आगे, जब हम बात कर रहे हैं भुगतान संतुलन की, तो उसमें 2 तरह के खाते खुले जाते हैं। ठीक है जी, भुगतान संतुलन की हम जब बात कर रहे हैं, आप 2 तरह के खाते खुलेंगे। नंबर
में होता है यहाँ से चालू खाता, और एक होता है पूंजी खाता। करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। कि जो चालू खाता होता है टोटल पूरा भुगतान संतुलन दो खातों में चलता है, चालू खाता और पूंजी खाता में। चालू खाता में 3 तरह की आइटम होगी। नंबर 1 दृश्य मदे, नंबर 2 अदृश्य मदे, और नंबर 3 एक पक्षीय भुगतान। दृश्य मदे यानी कि गुड्स आइटम, क्या है गुड्स आइटम, गुड्स समझते हैं आप, माल। अदृश्य मदे में आएंगे सर्विस आइटम, सर्विस यानी सेवा। बिजनेस में होता है गुड्स एंड सर्विस, बिजनेस के आइटम्स होते हैं। और फिर एक पक्षीय भुगतान में जैसे गिफ्ट, एक देश ने किसी देश को गिफ्ट दे दिया, या कोई हेल्प कर दी, कोई सहायता दे दी, अनुदान बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ चालू खाते में आएंगी। यहाँ चालू खाते मतलब वही होता है जिनका पेमेंट 1 साल से कम अवधि के लिए होता है। और मतलब ये चीज़ आपकी लेना और देना दोनों चीज़ आएंगे। अब पूंजी खाते में 2 तरह की चीज़ आएंगे। नंबर 1 होता है ऋण यानी लोन। ठीक है, लोन पे फिर ब्याज भी होगा। लोन हम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, दोनों तरह के आइटम वे पूंजीगत खाते में आएंगे। और उन पर जो ब्याज होगा, है ना, ब्याज लेना भी और देना दोनों तरह से आइटम आएगा। वो यह है कि अगर हमारा ब्याज मिल रहा है तो हमारे क्रेडिट साइड में आएगा वहाँ से, और दे रहे हैं तो डेबिट साइड में आएगा ना। कुल मिला पेमेंट देखते हैं जब कहीं भी पैसा आ रहा है तो जब प्राप्ति पक्ष में क्रेडिट साइड में जा रहा है तो डेबिट कर देंगे। दूसरा होता है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट हम भी अपने किसी और दूसरे देश में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ से पैसा लगा सकते हैं, है ना। वहाँ की कंपनी में शेयर खरीद सकते हैं, कोई कंपनी खुद की एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या विदेशी हमारे यहाँ आते हैं। ठीक है, विदेशी हमारे यहाँ आके किसी कंपनी में कुछ शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है, कुछ हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, अपने अलग से कोई ब्रांच खोल सकते हैं। वो आपका निवेश हुआ तो उस पर प्रॉफिट भी कमाते हैं। सब यहीं से चीज़ आएगा, प्रॉफिट हुआ, ब्याज हुआ, सब पूंजीगत खाते में आएंगे। और ये दृश्य मदे में ये आइटम्स आती हैं। फिर बात करता है जो निवेश है, इस निवेश के लिए अब ऐसे कर दूँ यहाँ से, जो निवेश है निवेश में 3 तरह के आइटम आएंगी। एक होता है FDI, जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ निवेश करते हैं हम वहाँ जाएंगे। एक FDI होगा, एक होगा FPI, और एक चीज़ होती है FII। इन तीनों चीज़ों को समझते हैं क्या होती है। FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो क्या अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ निवेश कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, ये किस में, हम जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें कर सकता है, ठीक है, उसकी कुछ हिस्सेदारी खरीद कर या कोई नई ब्रांच खरीद सकता है। अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है 10% से अधिक तो FDI कहलाती है। 10% से अधिक अगर कर रहा है, 10% से अधिक करने में कंपनी की मीटिंग में भाग दे सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट में भी हस्तक्षेप कर सकता है, मैनेजमेंट का हिस्सा कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में भी भाग लेगा, ठीक है, अपना मत दे सकता है, अपनी वोटिंग कर सकता है, ठीक है, बहुत सारे डिसीजन वो ले सकता है। FDI में क्या है, FDI 10% से अधिक निवेश जरूरी है। लेकिन अगर FPI क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो में प्रत्यक्ष पोर्टफोलियो निवेश,
निवेश, प्रत्येक पोर्टफोलियो निवेश में 10% से कम होना चाहिए, 10% से कम भागीदारी होनी चाहिए। अब खुद की ब्रांच खोल रहे हो या किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर 10% से कम है तो उसे एफपीआई बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो वो इसमें आपकी वोटिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकता, बोर्ड ऑफ बस वोटिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकता, है ना, मीटिंग में कोई हिस्सा नहीं लेगा, है ना, कोई उसे हक नहीं मिलेंगे। सिर्फ क्या मिलेगा, क्योंकि उसने जितना % लगाया, सपोज करो उसने 5% लगाया, 9% लगाया, तो 9% के बराबर प्रॉफिट में हिस्सेदारी वो ले सकता है। ठीक है, सिर्फ इतना हिस्सा उसका होगा प्रॉफिट में हिस्सेदारी, बाकी कोई और अधिकार उसे नहीं मिलेंगे। जबकि अगर 10% से अधिक लगा रहे हैं तो बहुत से अधिकार उसे मिल जाते हैं। एफपीआई क्या होता है, एफआईआई, अब एफआईआई का अर्थ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, क्या विदेशी निवेश संस्था। ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हो गया। ये तो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इंस्टीट्यूट में बैंक हुए है या अन्य कोई संस्था, बैंक या अन्य कोई संस्था होगी जो ये एफडीआई ओब्लिक एफपीआई में मदद करती है, इसमें मदद करेगी, है ना। लोगों से कहेगी आप एफडीआई कीजिए कहीं किसी देश में, तो आपको 10% से अधिक निवेश कीजिए, या एफपीआई कीजिए 10% से कम निवेश करिए। आपको कोई दिक्कत आती है फाइनेंशियली तो हम आपको ऋण प्रदान करेंगे, हम आपकी सुविधा करेंगे, हम आपको पैसे की व्यवस्था करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। एफपीआई क्या है, एफडीआई और एफपीआई में हेल्प करने के लिए बनाई गई संस्था होती है, या बैंक या संस्था वगैरह होती हैं जो उन्हें आसान किस्तों पर ऋण प्रदान कर देती हैं, है ना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। उम्मीद है अब आपको ये सब चीज़ समझ में आया है। ठीक है, व्यापार संतुलन क्या है, भुगतान संतुलन क्या है। भुगतान संतुलन आपने समझा कि संतुलित होता है, इसमें डेबिट क्रेडिट द्वारा लेखा प्रणाली को प्रयोग करता है, बराबर होता है। इसमें चालू खाता और पूंजी खाता खुलता है। चालू खाते में 3 तरह के आइटम, दृश्यमध्ये गुड्स आइटम होती हैं, अदृश्यमध्ये सर्विस आइटम, और एक पक्ष भुगतान यानी गिफ्ट एड अनुदान आते हैं। पुंज में ऋण और निवेश आएगा। निवेश में 3 तरह के आइटम आपने देखती हैं, एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई। क्या होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, 10% से अधिक आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं किसी देश में, किसी कंपनी में जाके, तो एफडीआई हुआ। आप 10% से कम करते हैं, एफपीआई हुआ। और उससे इन दोनों में के लिए जो मदद करती है एफडीआई और एफपीआई के लिए निवेश करने में जो मदद करती है, वे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं, विदेशी निवेश संस्था या बैंक जो एफडीआई में मदद करती है ना। ये आप समझे। इससे पहले व्यापार संतुलन आप समझे कि एक देश के आयात और निर्यात का जो लेखा जोखा होगा उस व्यापार संतुलन में आता है। अगर दोनों बराबर हैं तो उसे संतुलित कहा जाता है ना। अगर वो धनात्मक है तो अच्छा माना जाता है, ऋणात्मक है तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। आप इन दोनों को समझ चुके हैं और चैनल आपने हमारा सब्सक्राइब कर लिया होगा, है ऐसी उम्मीद है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।